नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन यादव स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन फ्यूल में। इस चैनल पर आपको वो सब मिलता है जिससे आप अपने फिजिक्स में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं और आपके 25,000 पाने का भी सपना पूरा हो सकता है। तो अंत तक जुड़े रहिए इस चैनल पर और सपोर्ट कीजिए इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश q पर लगने वाले बल का मान क्या होगा? तो यहाँ जो बल का मान होगा वो होगा F बराबर Q इंटू ई। यहाँ हम थोड़ी चर्चा ई के बारे में कर लेते हैं। ई को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। और इसके लिए हम विन्यास सूत्र याद रखेंगे, mL T-3 A-1। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। अगर हम इतने हिस्से को एक नियतांक मान लें तो E समानुपाती होगा 1/r² के। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/r²। अगला है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच कितनी डिग्री का कोण होता है? वो याद रखेंगे, यहाँ इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। अगला है, दो समान धारिता के संधारित्र पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात क्या होगा? हमें यह याद रखना है, समांतर क्रम में जो फॉर्मूला होता है वो होता है NC। इसी के अनुसार हमारा आंसर आएगा 2C। अगर हम बात करें श्रेणी क्रम में तो यह आंसर आएगा T/N। इसी के अनुसार हम लिख सकते हैं C/2। यहाँ हम समांतर को पहले लिखेंगे और श्रेणी को इसके नीचे। समांतर के लिए फॉर्मूला होगा 2C और श्रेणी के लिए होगा C/2। 30 से 30 कैंसिल हो गया, हमारा जो आंसर आया 4/1। इसको हम दोबारा से लिख सकते हैं 4:1। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 4:1। अगला है, ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। हमें यहाँ याद रखेंगे, ताप अगर बढ़ाइए, ताप बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला है, किसी चालक में विद्युत का प्रवाह होता है। याद रखेंगे, किसी चालक में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होता है। यहाँ कुछ बातें याद रखेंगे। अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों और होल के द्वारा। अगला है, एक क्षेत्रफल वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रखी जाती है। कुंडली को 180 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा? अगर हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स में, सूत्र का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू लेते हैं 0, I1 निकालते हैं BA cos 0। याद रखेंगे cos 0 का मान 1 होता है
इसलिए फाई वन का मान आएगा बी ए। अब हम लोग यहाँ रखते हैं थीटा की वैल्यू 180। याद रखेंगे कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए आई टू का मान बी ए आएगा। हमें चाहिए परिवर्तन। परिवर्तन के लिए हम लिखेंगे फाई वन माइनस फाई टू। वैल्यू पुट करेंगे बी ए माइनस माइनस में के हो जाएगा प्लस बी ए। तो आंसर आएगा 2 बी ए। 2 बी ए यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से हमारे खाली स्थान यानी रिक्त स्थान शुरू होते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स। धातु का प्रावैधतांक कितना वोल्ट हो? याद रखिए धातु का प्रावैधतांक होता है अनंत। और यही अगर वायु का पूछा जाए तो वायु का हम लोग बताएंगे 1। और अगर जल का पूछा जाए तो हम बताएंगे 80। दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दोगुना कर देने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितने गुना हो गए? याद रखेंगे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 1/4 गुना हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और अगर दूसरा नियम देखें तो याद रखेंगे ऊर्जा संरक्षण। विद्युत धारा खालिस्तान राशि है तो याद रखेंगे विद्युत धारा अदिश राशि होती है। यहाँ इस चीज को याद रखेंगे अगर हमसे पूछा जाए धारा घनत्व, तो धारा घनत्व हमारी सदिश राशि होती है। सेल के खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम विभवांतर को क्या कहते हैं? याद रखेंगे इसे कहते हैं ईएमएफ। इसका मतलब होता है विद्युत वाहक बल। पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर हो जाता है, तो याद रखेंगे बढ़ जाता है। क्या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं अधिक हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। इसको याद रखेंगे प्रेरित ईएमएफ यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे एक वाक्य में उत्तर शुरू होते हैं। तो पहला प्रश्न है एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? याद रखेंगे इसका मान 0 होता है। एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान 0 होता है? याद रखेंगे यहाँ निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान 0 होता है। अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है E टाउ अपॉन ml। तो यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनुगमन वेग में संबंध है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है, उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? याद रखेंगे R का मान L स्क्वायर के समानुपाती होता है। L की जगह पर हमने 3 का स्क्वायर कर दिया तो हमारा आया आंसर 9। यानी प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? 9 गुना। अगला है एक कुंडली की लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, उसका 100 प्रतिशत कितना हो जाएगा? याद रखेंगे L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n² μ0 A अपॉन में 2R। यहाँ L डायरेक्ट n के समानुपाती है n² के। अगर हम n² की जगह पे 2 रखते हैं तो L का मान आ जाएगा 4। यानी जो 100 प्रतिशत है वो पहले का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। अगला है लेंज का नियम अनुकूल है, तो याद रखेंगे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अगला है जब किसी परिपथ को भंग किया जाता है तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होती? तो यहाँ याद रखेंगे लेंज के नियम से।
लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा उस कारण का उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न होती है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से हमारी सही दूरियां शुरू होती है, इनको बोलते हैं मैचिंग। तो मैचिंग शुरू होती है, मैचिंग बिल्कुल आसानी होती है। अगर हमें इनमें से एक या दो आंसर आ रहे हैं तो हम इससे पूरे कर सकते हैं। पहला है चल कुंडली धारा मापी। हमें याद रखना होगा चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो इसके लिए यानी पहले का आंसर हो गया संतयुक्त धारा मापी। याद रखना पड़ेगा कि संतयुक्त धारा मापी अमीटर होता है, यानी दूसरे का आंसर। उच्च प्रतिरोधक जुड़ा धारा मापी, इसका मतलब है वोल्टमीटर, तीसरे का आंसर है। चौथा है लॉरेंज बल्ब, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है QVB साइन थीटा, चौथे का आंसर। चुंबकीय फ्लक्स, इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू BA, पांचवे का आंसर। चुंबकीय आघूर्ण, इसके लिए हम याद रखेंगे एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, छठवें का आंसर। दोबारा से देखेंगे, इसके लिए हमने लगाया B, संतयुक्त धारा मापी के लिए लगाया हमने A, इसके लिए लगाया हमने B, लॉरेंज बल्ब के लिए लगाया हमने G, चुंबकीय फ्लक्स के लिए लगाया C और चुंबकीय आघूर्ण के लिए लगाया H। यहाँ इनको मिलान कर लेंगे और देखेंगे कौन से सही है कौन से गलत। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। याद रखेंगे दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वे काटती हैं तो इसका मतलब होगा उस प्रतिक्षेत्र बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। हम सभी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो इनकी दिशा धनावेश से कहाँ की ओर होती है, ऋण आवेश की ओर। अगर चूंकि जो कि पॉसिबल नहीं है, धनावेश से केवल कहाँ जाएगी, ऋण आवेश पर। तो अगर हम एक रेखा इधर को खींचे और एक रेखा इधर को, तो हाँ इसकी दो दिशाएं हो रही है जो कि संभव नहीं है। अगला है क्या यह संभव है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो किंतु विद्युत विभव नहीं। उदाहरण दीजिए। नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र E बराबर फॉर्मूला होता है dV/dx, जैसे हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। अगर हम E का मान 0 रख दें तो V बराबर नियतांक आ जाएगा, अर्थात विभव शून्य हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन 100% विभव एक नियत राशि होगी। उदाहरण के लिए एक समान आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तो शून्य होता है लेकिन विभव सदैव नियत रहता है। अगला है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, मात्रक एवं विन्यास सूत्र लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र में रखें प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से दर्शाते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अगर विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र होता है mL/T-3A-1। अगला है यहाँ हम एक बात और याद रख सकते हैं, E का जो एक मात्रक और है उसको याद रखेंगे वोल्ट प्रति मीटर। अब इसका क्वांटीकरण किसे कहते हैं। क्वांटीकरण का मतलब है अगर हम आवेश को दो पार्ट में डिवाइड करें तो कभी भी इस प्रकार से डिवाइड नहीं होगा, ऐसा डिवाइड करना बिल्कुल गलत है। तो आवेश किस प्रकार से डिवाइड होगा, अगर इसके दो हिस्से हुए तो एक एक हो सकते हैं, दो और एक, अगर ज़्यादा हिस्से हुए तो दो और एक हो सकते हैं, दो दो हो सकते हैं, यानी
एक पूर्ण संख्या होगी। तो इसी आधार पर इसकी परिभाषा है कि प्रकृति में आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। तो गणितीय रूप में इसको लिख सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ एन एक संख्या है जिसका मान +-1, +-2, +-3 और +-4। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन है विद्युत संबंधी कूलम का नियम लिखिए। कूलम का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दो आवेश मान लिए Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी ले ली R, तो F जो समानुपाती होगा Q1 Q2 के और F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें आंसर मिलेगा Q1 Q2/r²। समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक आएगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। यही कूलम का नियम है। यहाँ अगर हम थोड़ा और देखें, हमसे पूछा जाए 1/4πε0 का मान, तो याद रखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। आगे चलेंगे, विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस की प्रमेय लिखिए। कुल मिलाकर यहाँ कहना चाह रहा है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो गॉस ने फ्लक्स के लिए एक प्रमेय दी थी जिसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा निर्वात में गए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसका गणितीय रूप यहाँ रहा कि phi = Q/ε0। यहाँ हम एक बात को थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है एक कूलम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या तो हम यहाँ आंसर लगाएंगे 1/ε0, या इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.32 × 10⁻11, जो कि एक कूलम आवेश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या है। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था स्थिर है, स्थिर का मतलब है नियत, इसका मतलब कभी बदलना नहीं चाहिए। ताप, दाब, ये सब जो राशि है, ताप, दाब, इन सबको नियत होना चाहिए। तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। तो हम यहाँ रख सकते हैं V समानुपाती I। अगर गणितीय रूप देखें तो V = IR। यहाँ R चालक का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, यानी जो धारा के बहने में रुकावट डालने उसे प्रतिरोध कहते हैं। अगला है किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। किरचॉफ ने धारा वितरण के लिए दो नियम दिए थे। पहला होता है धारा नियम और दूसरा होता है वोल्टता नियम। हमें यहाँ वोल्टता के बारे में पूछा गया है। याद रखेंगे इसे पास या लूप नियम भी कहते हैं। इस प्रकार है, प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग 0 होता है। पास को हम लोग लूप भी कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से बनेगा, प्रतिरोधकों तथा सेलों से
सम्मिलित किसी बंद लूप के चारों ओर के विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगर हम इसका यहाँ गणितीय रूप लिखें तो हमें मिलेगा सिग्मा भी इक्वल टू 0 या सिग्मा भी इक्वल टू सिग्मा आई आर। यह जो फार्मूला मिला है हमें ओम के नियम का फार्मूला है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं जो किरचॉफ का सेकंड नियम है वह ओम के नियम के अनुकूल भी है। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, हर साल रिपीट होने वाला क्वेश्चन। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर रिपीट भी होता है, इसको भी देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार निर्वात में किसी बंद परिपथ के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आई का म्यू 0 गुना होता है। इसका गणितीय रूप ये रहा, समाकलन बी डी एल बराबर म्यू 0 आई। यहाँ म्यू 0 कुल धारा को डिनोट करता है, कुल धारा। अगला है चुंबक संबंधी गॉस का नियम लिखिए, इसको भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर कर चल सकते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। तो इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, समाकलन बी बी ए इक्वल टू 0, यानी किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स सदैव शून्य होता है। अगला है क्या होगा यदि एक चुंबक को उसकी लंबाई के अनुप्रस्थ यानी लंबवत दो भागों में काट दिया जाए। मान लेते हैं कि यह एक चुंबक है, मान लेते हैं कि यह एक चुंबक है, इसके दो ध्रुव है एन और एस। अभी इसका द्विध्रुव आघूर्ण मान लेते हैं कैपिटल एम है और ध्रुव प्राबल्य स्मॉल एम है। जब इसको हम दो भागों में काटेंगे तो इसके दो भाग इस प्रकार हैं, एन और एस, और एक भाग यहाँ एन और एस। अगर हम इसको इसकी लंबाई के लंबवत यानी इस तरह से काट दें तो क्या होगा, तो इसका जो ध्रुव प्राबल्य है, ध्रुव प्राबल्य दोनों के लिए सेम रहेगा यानी एम, लेकिन इन दोनों का जो आघूर्ण है वो आधा आधा हो जाएगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण पहले का आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या होगा यदि लोह दंड चुंबक को पिघलाया जाए, क्या इसकी चुंबकशीलता बनी बनी रहेगी? जैसा कि हम सभी जानते हैं चुंबक को गर्म करने पर इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। तो यहाँ भी अगर हम लोहे की चुंबक को गर्म करेंगे तो इसका जो चुंबकत्व है वो समाप्त हो जाएगा। एक बात पर याद रखेंगे, लोहे का जो गलनांक होता है, लोहे का गलनांक याद रखेंगे करीब 1539 डिग्री सेल्सियस होता है, करीब तकरीबन इसके आसपास ही रहता है। अगला है गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? तो यहाँ इसकी दो परिभाषाएं हैं, इन दो में से कोई सी भी हम देख सकते हैं। पहली परिभाषा है जब छड़ घूर्णन करती है तो चुंबकीय लॉरेंट बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहरी सिरे की ओर गति करते हैं, जिसके कारण छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसको ही हम गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा है, जब कोई सीधा चालक
किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की फ्लक्स रेखाओं को काटते हुए गति करता है तो चालक के सिरों के बीच प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जिसे गतिज विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी हम लोग दे सकते हैं। इसका फॉर्मूला होगा E इक्वल टू माइनस बी एल एस, सॉरी बी एल वी, गतिज विद्युत वाहक बल। यहाँ बी चुंबकीय क्षेत्र, एल चालक की लंबाई और भी चालक का वेग है। आगे देखें, एक हेनरी को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ई इक्वल टू होता है एल डी आई अपॉन डी टी। हमें एल की वैल्यू चाहिए तो हम इससे लिख सकते हैं माइनस ई डी आई अपॉन डी टी। अगर हमें एल का मान 1 करना है तो ई का मान भी 1 करना पड़ेगा और डी आई अपॉन डी टी का मान भी 1 करना पड़ेगा। ई है तो इसको लिखेंगे हम 1 वोल्ट और डी आई अपॉन डी टी है, इसको लिखेंगे हम 1 एम्पियर पर सेकंड। इसी को देख कर हम अपनी परिभाषा लिख लेते हैं। किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड होने पर उसमें उत्पन्न विद्युत बल 1 वोल्ट हो तो कुंडली का 100 प्रेरकत्व 8 हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। तो हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ बनाएंगे हम एक विद्युत द्विध्रुव जिसको हम दे लेते हैं बिंदु बी और ए। इन पर रख देते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल बीच में, एक यहाँ पर ड्रॉ करते। इसकी लंबाई हम ले लेते हैं एल और एल। यहाँ पर हम 90 डिग्री मान लेते हैं और इस बिंदु को मान लेते हैं बिंदु पी। अगर हम यहाँ से देखें तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई आपस में कैसी होगी, बराबर। तो बराबर होगी, हम यहाँ भाषा लिख लेते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव एक विद्युत द्विध्रुव ए भी है जिसकी लंबाई 2L है और इस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश रखे हैं। हमें बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव जो होगा V1 बराबर 1/4πε0 की अपॉन। तो इन दोनों की दूरियां बराबर हैं तो हम यहाँ लिखेंगे AP। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव यहाँ पर होगा V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन BP। हमें चाहिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तो हम यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव यहाँ होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। लिखेंगे यहाँ, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो गई है। माइनस क्यू का जो विभव होगा
वो ऋणात्मक होगा। V1 का मान रखेंगे -1/4πε0 Q/AP। V2 का मान रखेंगे 8/4πε Q/BP। चूँकि AP और BP आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारा जो V का मान है वो आ जाएगा 0। तो हम बता सकते हैं कि किसी बिंदु पर यानी निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो तापन अवयव का प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ लिखा है T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, R1 का मान है 100 ओम, R2 का मान है 117 ओम, अल्फा का मान दिया है 8.70 इंटू 10⁻⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा के लिए। फॉर्मूला होता है R2 - R1 अपॉन R1 T2 - T1। यहाँ से हम T1 T2 - T1 को अलग कर लेंगे। फॉर्मूला बनेगा R2 - R1 अपन R1 इंटू अल्फा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। T1 की वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस, R2 की वैल्यू है 17 - 100 अपॉन 100 इंटू 1.70 10⁻⁻⁴। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो आएंगे नीचे। यहाँ हम लिखेंगे T2 - 27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ बचेंगे 17 यानी 17, नीचे बचेगा 170। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। अगर इसको हम काटेंगे तो कटेगा 10 बार, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल। अगर हम 27 को उस तरफ ले जाएं और ऐड कर दें तो हमें आंसर मिलेगा 1027 डिग्री सेल्सियस। यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है अमीटर और वोल्ट मीटर में 4 अंतर लिखिए। पूछे 4 हैं लेकिन यहाँ 5 लिखे हुए हैं। इन पांचों को हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है। अमीटर है, यह परिपथ में बहने वाली धारा नापता है और वोल्ट मीटर के लिए दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है। अमीटर का पैमाना एम्पियर में अंकित होता है, वोल्ट मीटर का पैमाना वोल्ट मीटर में अंकित रहता है। अगर बात करें आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और वही आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला है इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार लगा रहता है और इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा रहता है। अगर हम अमीटर में इस तार की बात करें, कम प्रतिरोध के तार, इस कम प्रतिरोध के तार का नाम होता है शंट। तो अगर कभी पूछा जाता है कि शंट क्या है तो हम बता सकते हैं शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जो धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है। अगला है धारामापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं? इसके लिए व्यंजक लिखिए तथा इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। सुग्राह्यता का मतलब है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी तो सेंसिटिविटी होती है कि अगर हम धारामापी में थोड़ी सी भी धारा प्रवाहित करते हैं और इसकी कुंडली अगर थोड़ी सी भी विक्षेप हो जाती है तो इससे धारा की उपस्थिति का पता पड़ जाता है। यही इसकी सुग्राह्यता होती है। तो यहाँ परिभाषा में भी यही लिखा है,
जब किसी धारामापी की कुंडी से अल्प धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में अधिक विक्षेप उत्पन्न हो जाए तो धारामापी की सुग्राह्यता अधिक होती है। फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। सुग्राह्यता का फॉर्मूला होता है NAB/K। N फेरों की संख्या, A क्षेत्रफल, B चुंबकीय क्षेत्र और K ऐंठन नियतांक। अगर हम यहाँ बात करें सुग्राह्यता के प्रकार की, सुग्राह्यता के प्रकार, तो सुग्राह्यता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है धारा सुग्राह्यता और एक होती है वोल्टता सुग्राह्यता। अब देख लेते हैं धारामापी की सुग्राह्यता को किस प्रकार बढ़ाया जाता है। तो कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, फेरों की संख्या बढ़ाकर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर और ऐंठन या मरोड़ नियतांक को कम करके। इस प्रकार से हम धारामापी की सुग्राह्यता को बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। इन 4 तरीकों से धारामापी की सुग्राह्यता को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम एक कुंडली बना लेते हैं और मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है स्मॉल r और फेरों की संख्या है कैपिटल N और इस कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो है कैपिटल K। तो यहाँ निर्दिष्ट कर इसकी भाषा भी लिख लेते हैं। माना एक समतल वृत्तीय कुंडली की त्रिज्या स्मॉल r तथा फेरों की संख्या कैपिटल N एवं कुंडली का क्षेत्रफल कुंडली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब कुंडली में कैपिटल I धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का यह फॉर्मूला होगा B बराबर N μ0 I/2R। इसको हम समीकरण नंबर 8 दे देते हैं। अगर हम यहाँ देखें कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका फॉर्मूला होगा V phi = NBA। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से B का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम इसका मान रखेंगे तो हमें मिलेगा phi = N, B की जगह पर रखेंगे N μ0 I/2R, यहाँ लिखेंगे A। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं N² μ0 IA/2R। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। परंतु फाई बराबर जो होता है वो होता है LI, समीकरण नंबर 4। अगर हम देखें समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर
जब तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा एल आई बराबर एल स्क्वायर म्यू जीरो आई ए अपॉन में 2r। आई से आई यहाँ कैंसिल हो गया, तो एल का मान मिला एन स्क्वायर म्यू जीरो ए अपॉन में 2r। यही कुंडली के स्वप्रेरक के लिए व्यंजक है, और यही से हम देख सकते हैं कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अगर हम देखें इसकी निर्भरता, तो हमें यहाँ से पता चलता है फेरों की संख्या पर, दूसरा चुंबकशीलता पर, और तीसरा कुंडली की त्रिज्या पर। इन तीन कारकों पर किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है। अब लेते हैं इन सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना दो कुंडलियां P तथा S हैं, जिनकी त्रिज्या क्रमशः R1 एवं R2 और फेरों की संख्या N1 तथा N2 है, तथा द्वितीयक कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल ए है और कैपिटल A2 है। अगर हम इस कुंडली में यानी प्राथमिक कुंडली P में I धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा B बराबर N1 म्यू जीरो I1 अपॉन 2R1। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। यहाँ जो धारा है वो है I1। हम लिखते हैं द्वितीय कुंडली एस के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होगा φ2 बराबर N2 B A2। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से B का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम समीकरण 2 में मान रखेंगे तो हमें फाई का मान मिलेगा φ2 इक्वल टू N1 N2 म्यू जीरो I1 A2 अपॉन 2R1। इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3, परंतु φ2 बराबर हम जानते हैं M इंटू I1। समीकरण 4, अगर हम देखें समीकरण 3 व 4 से, तो हमें मिलेगा M I1 इक्वल टू N1 N2 म्यू जीरो I1 A2 अपॉन में 2R1। यहाँ I1 से I1 कैंसिल हुआ, तो M का फॉर्मूला मिल गया N1 N2 म्यू जीरो A2 अपॉन में 2R1।
इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं m बराबर n1 n2 μ0, a2 को लिख सकते हैं पाई r2 का स्क्वायर अपॉन में 2r1। यही कुंडली के अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक है। उम्मीद है इस सेशन में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपका इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।